दोस्तों, आज की इस बेहद खास और ऊर्जावान गहन चर्चा में हम सभी का स्वागत है। बिल्कुल। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही गहरा है। हाँ, मतलब जिंदगी में कई बार ऐसा महसूस होता है ना कि हालात ने हमें पूरी तरह से जमीन पर पटक दिया है। बहुत बार। हमारे अंदर कुछ बहुत बड़ा करने की, अपनी एक अलग पहचान बनाने की आग तो होती है, लेकिन कोई ना कोई चीज या कोई ना कोई डर हमें पीछे खींच ही लेता है। एकदम सही। और अगर किसी ने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो आज की ये चर्चा सच में बहुत कुछ बदलने वाली है। मुझे भी यही लगता है। आज हमारा एक ही मिशन है, हमें कैंट हर्ट मी बुक बाय डेविड गॉगिन्स से उन सुनहरे और व्यावहारिक विचारों को बाहर निकालना है जो किसी भी आम इंसान को मानसिक रूप से अजय बना सकते हैं। अजय मतलब पूरी तरह से अनस्टॉपेबल? हाँ, और जब हम आम इंसान कहते हैं तो जरा इस तस्वीर को अपने दिमाग में लाइए। एक ऐसा व्यक्ति जिसका वजन 126 किलो है। बाप रे, 126 किलो? बिल्कुल। और जो रात के अंधेरे में रेस्तरां में जाकर कॉकरोच और चूहे मारने का काम करता है। सोचिए कितनी निराशाजनक स्थिति होगी वो। हाँ, एक ऐसा इंसान जो मुश्किल से पढ़ लिख पाता है और जिसे पूरी दुनिया ने, यहाँ तक कि शायद उसने खुद भी एक लूजर मान लिया है। ये सच में एक ऐसा बिंदु है जहाँ से ज्यादातर कहानियों का अंत हो जाता है। समाज ऐसे लोगों को बस छोड़ देता है। बिल्कुल। समाज अक्सर ऐसे हालातों में फंसे लोगों को केवल एक आंकड़ा मान पर छोड़ देता है। कोई भी ये उम्मीद नहीं करता कि इतनी गहरी निराशा में डूबा हुआ इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा कर पाएगा। सही कहा। ऐसे लोगों को अक्सर सिस्टम की विफलता का उदाहरण मान लिया जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि शुरू हुई। हाँ, यही 126 किलो का इंसान अपनी जिद और अपनी मानसिक शक्ति के बल पर अमेरिकी इतिहास का सबसे टफ नेवी सील बन गया, जो कि अपने आप में एक असंभव सा काम लगता है। और बात सिर्फ नेवी सील बनने तक नहीं रुकी। उन्होंने 17 घंटे में 4000 से ज्यादा पुलअप्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अकल्पनीय है ये। और दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक, सबसे लंबी अल्ट्रा मैराथनों में हिस्सा लिया। कैंट हर्ट मी बुक बाय डेविड गॉगिन्स में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये सब किसी जादू या चमत्कार का नतीजा नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये इंसान के अपने ही दिमाग से लड़ने की एक बहुत ही क्रूर लेकिन पूरी तरह से सच्ची कहानी है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि इस पूरा सफर शुरू कहाँ से हुआ? हाँ, इतनी गहरी खाई से बाहर निकलने की शुरुआत कैसे हो सकती है? शुरुआत असल में एक बहुत ही गहरे दर्द से हुई। कैंट हर्ट मी बुक बाय डेविड गॉगिन्स में उनके बचपन का जो वर्णन है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मैंने भी वो हिस्सा पढ़ा है, बहुत ही तकलीफदेह है। उनके पिता बहुत ही हिंसक और अत्याचारी थे। वो उन्हें और उनकी माँ को बेल्ट से पूरी तरह पीटते थे। भयानक। बचपन में जब बाकी बच्चे खेलते थे तब उन्हें रात के 3 बजे तक अपने पिता के स्केटिंग रिंक में मजदूरी करनी पड़ती थी। और जब उनकी माँ उन्हें लेकर वहाँ से किसी तरह भागी तो उनका सामना भयंकर गरीबी से हुआ। हाँ, और इन सब के ऊपर नस्ल भेद का जहर। बिल्कुल। स्कूल में बच्चों ने उनकी किताबों पर गालियां लिख दी, उन्हें डराया धमकाया गया। यहाँ तक कि बंदूक भी दिखाई गई थी उन्हें। सही कहा। अब मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो जब किसी को बचपन में इतना गहरा ट्रॉमा मिलता है तो क्या होता है? तो वो बहुत आसानी से एक विक्टिम यानी शिकार की मानसिकता अपना लेता है। मतलब वो खुद को बेचारा मान लेता है। हाँ, इंसान का दिमाग ये मानकर खुद को तसल्ली दे देता है कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए मेरी ये हालत है। ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात लगती है। मतलब कोई भी उस बच्चे को दोष नहीं देगा। बिल्कुल। बुक में एक स्वर्ग की कल्पना का उदाहरण है जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। वो सच में बहुत गहरा विचार है। डेविड कहते हैं कि वो अक्सर सोचते हैं कि मरने के बाद जब वो स्वर्ग जाएंगे तो भगवान उन्हें एक चार्ट दिखाएंगे। एक ऐसा चार्ट जिसमें उनकी असली क्षमता लिखी होगी। बिल्कुल। उस चार्ट पर एक ऐसे इंसान का पूरा जीवन लिखा होगा जो नेवी सील था, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली, जो शारीरिक और मानसिक रूप से एक महान योद्धा था। और जब डेविड भगवान से कहेंगे कि भगवान, ये तो मैं नहीं हूँ, मैं तो 126 किलो का एक कॉकरोच मारने वाला डरावा इंसान हूँ, तो भगवान क्या जवाब देंगे? भगवान कहेंगे कि यही तो तुम्हारी असली क्षमता थी। ये वो इंसान था जो तुम बन सकते थे, लेकिन तुमने कभी कोशिश ही नहीं की। इस कहानी की गहराई को समझना सच में बहुत जरूरी है श्रोताओं के लिए। हाँ, ये बहुत कुछ बदल देता है। ये कल्पना असल में हमारी उस सबसे बड़ी सच्चाई को सामने लाती है जिससे हम सब भागते हैं, हमारा अपना बर्बाद किया हुआ पोटेंशियल। बिल्कुल। हम इंसानों की फितरत होती है खुद को झूठी तसल्लियां देने की। हम खुद से कहते हैं कि हम ठीक हैं, हालात ही खराब है। लेकिन इस स्वर की कल्पना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया।
उन्हें एहसास हुआ कि बिना अपनी असली क्षमता को जाने मर जाना नर्क की आग में जलने से भी बदतर होगा। और यहीं से उन्होंने खुद को बदलने का पहला और सबसे कड़वा कदम उठाया, जिसे कैंट हर्ट मी बुक बाय डेविड गॉगिंस में एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, अकाउंटेबिलिटी मिरर। हाँ, अकाउंटेबिलिटी मिरर। तो ये अकाउंटेबिलिटी मिरर असल में काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ खुद को आईने में देखकर मोटिवेट करने जैसा कुछ है? नहीं, ये मोटिवेशन से बिल्कुल उल्टा है। अच्छा। मोटिवेशन अक्सर आपको अच्छा महसूस कराता है, लेकिन ये सिद्धांत आपको बुरी तरह अनकंफर्टेबल करता है। मतलब ये आपको परेशान करता है? हाँ। अकाउंटेबिलिटी मिरर का मतलब है अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े होना, अपनी आंखों में आंखें डालना और खुद से दुनिया का सबसे कड़वा सच बोलना, बिना किसी फिल्टर के और बिना किसी बहाने के। उन्होंने आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा, मैं मोटा हूं, मैं आलसी हूं, मैं झूठ बोलता हूं और मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं। इसे हम रेडिकल ऑनेस्टी, ये क्रूर ईमानदारी कह सकते हैं। ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। अगर आप आईने में एक ऐसा इंसान देख रहे हैं जिसका वजन बहुत ज्यादा है, तो खुद को ये दिलासा मत दीजिए कि हर शरीर सुंदर होता है। मतलब उस सच्चाई को स्वीकार कीजिए जो आपको तकलीफ दे रही है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही कठोर तरीका है, मतलब अपने ही आईने को अपना सबसे कड़ा जज बना लेना। लेकिन सिर्फ बुरा बोलने से तो कुछ नहीं बदलेगा ना। एकदम सही सवाल है। सच बोलना सिर्फ पहला कदम था। तो दूसरा कदम क्या था? इसके बाद उन्होंने उस आईने पर पोस्टेड नोट्स लगाना शुरू किया। वो छोटे वाले चिपकने वाले नोट्स? हाँ। इन नोट्स पर उन्होंने अपने लक्ष्यों को लिखा, लेकिन बहुत ही छोटे और व्यवहारिक हिस्सों में बांटकर। कैसे मतलब? जैसे अगर उन्हें 40 किलो वजन कम करना था, तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि मुझे नेवी सील बनना है। तो क्या लिखा? उन्होंने पहले नोट पर लिखा कि इस हफ्ते मुझे सिर्फ 2 किलो कम करना है और रोज सुबह 5 बजे उठना है। अरे वाह, ये बहुत स्मार्ट है। जब वो छोटा लक्ष्य पूरा हो जाता तो वो नोट हटता और अगला लक्ष्य लग जाता। ये तरीका आपके दिमाग को बहाने बनाने का कोई मौका ही नहीं देता। बिल्कुल। आप रोज सुबह उठते हैं, आईने में खुद को देखते हैं और वो नोट आपको याद दिलाता है कि आज आपको क्या करना है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है खुद को जवाबदेह बनाने का। आईने के सामने सच बोलना तो चलिए हो गया, लेकिन उस सच को बदलने के लिए जो असल शारीरिक और मानसिक दर्द सहना पड़ता है, उसकी तैयारी कैसे की जाए? हाँ, क्योंकि बदलाव हमेशा दर्दनाक होता है। कैंट हर्ट मी बुक बाय डेविड गॉगिंस में इस दर्द से निपटने के लिए भी एक बहुत ही अनोखे सिद्धांत की बात कही गई है, और वो है कैलसिंग द माइंड। कैलसिंग द माइंड। इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही आम शारीरिक प्रक्रिया को देखना होगा। जैसे जब आप पहली बार जिम जाते हैं या फावड़े से मिट्टी खोदने जैसा कोई भारी काम करते हैं, तो क्या होता है? हाथों में तेज दर्द होता है, त्वचा छिल जाती है और छाले पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप दर्द के बावजूद लगातार वो काम करते रहें, तो क्या होगा? तो उन छालों की जगह एक बहुत ही सख्त त्वचा ले लेती है। बिल्कुल, जिसे हम कैलस कहते हैं। हाँ। एक बार वो त्वचा सख्त हो गई, फिर आपको उस काम से दर्द होना बंद हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने दिमाग के साथ भी बिल्कुल वैसा ही करना है। एकदम सटीक। आज की दुनिया में जहां हमारे पास एसी कमरे हैं, आरामदायक गद्दे हैं और हर चीज एक क्लिक पर मौजूद है, हाँ, हमारे दिमाग की त्वचा बहुत सॉफ्ट हो गई है। छोटी सी परेशानी आती हम टूट जाते हैं। इसलिए कैलसिंग द माइंड का मतलब है जानबूझकर अपने दिमाग को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना। जैसे रोज सुबह ठंडे पानी से नहाना। हाँ, और जब बाहर कड़ाके की ठंड हो या बारिश हो रही हो, तब सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने जाना। वो काम करना जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो। बिल्कुल। लेकिन सुनने में ये खुद को सजा देने जैसा लगता है। लगता तो है। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है या ये सिर्फ एक फौजी की जिद है? नहीं, इसके पीछे बहुत ही गहरा और प्रमाणित विज्ञान है। अच्छा। हाल ही की न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि हमारे दिमाग में एक खास हिस्सा होता है जिसे एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं। एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स? हाँ, वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये हिस्सा हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प का केंद्र है। तो ये काम कैसे करता है? सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये हिस्सा तब बड़ा या मजबूत नहीं होता जब आप अपनी पसंद का काम करते हैं। तो कब होता है? ये केवल और केवल तब विकसित होता है जब आप वो काम करते हैं जो आपका मन बिल्कुल नहीं करना चाहता। अरे वाह। जब आप जानबूझकर दर्द और डिस्कम्फर्ट को चुनते हैं, तो आप असल में अपने दिमाग के इस हिस्से का साइज बढ़ा रहे होते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन है। बिल्कुल। मतलब दर्द से भागना नहीं है, बल्कि उसे अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बनाना है। एकदम सही। कांट हर्ट मी बुक बाय डेविड गॉगिंस में जो वो नेवी सील की हेल वीक ट्रेनिंग का जिक्र करते हैं,
तो ये बात पूरी तरह सच साबित होती है। हेल वीक, जहां अच्छे लोग हार मान लेते हैं। हाँ, उन्होंने उस खौफनाक ट्रेनिंग को, जिसमें इंसान को बिना सोए दिनों तक ठंडे पानी और कीचड़ में रखा जाता है, 1 साल में 3 बार पूरा किया था। और वो भी टूटे हुए पैरों और छालों के साथ। ये तो पागलपन है। असल में उन्होंने अपने दिमाग को इतना कैलस कर लिया था कि शारीरिक दर्द का उन पे कोई असर ही नहीं होता था। और इसी शारीरिक दर्द की सीमा से जुड़ा हुआ बुक का सबसे मशहूर नियम सामने आता है, 40% का नियम। हाँ, 40% का नियम। ये नियम हमेशा से मेरे लिए एक पहेली रहा है। क्यों? मतलब जब हम कहते हैं कि हम पूरी तरह थक चुके हैं, तो क्या हम सच में नहीं थके होते? ये 40% का आखिर मतलब क्या है? इसे आसानी से समझने के लिए कार के इंजन के बारे में सोचिए। ठीक है। बहुत सी तेज रफ्तार कारों के इंजन में एक गवर्नर नाम का पुर्जा लगा होता है। गवर्नर? हाँ, ये गवर्नर कार की स्पीड को एक सुरक्षित सीमा से आगे नहीं जाने देता। अच्छा, ताकि इंजन खराब ना हो। बिल्कुल। भले ही इंजन में और भी ज्यादा तेज चलने की क्षमता हो, लेकिन गवर्नर उसे रोक देता है ताकि इंजन ज्यादा गर्म होकर फट ना जाए। हमारे दिमाग में भी बिल्कुल ऐसा ही एक गवर्नर होता है। तो क्या हमारा दिमाग भी हमारी स्पीड को कंट्रोल करता है? एकदम। जब हम कोई शारीरिक या मानसिक काम करते हैं और हमें अचानक लगता है कि हम पूरी तरह से टूट चुके हैं, जब हमारी सांस उखड़ रही होती है और हमारे अंदर एक कदम भी चलने की ताकत नहीं बची होती, हाँ, वो पल। असल में उस वक्त हमने अपनी पूरी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। सिर्फ 40%? हाँ, हमारा दिमाग हमें दर्द से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमारे साथ ये खेल खेलता है। वो हमें झूठ बोलता है कि टैंक खाली हो चुका है। बिल्कुल। ये बात तो सच में हिला देने वाली है ना? मतलब जब हम हार मानकर जमीन पर गिर पड़ते हैं और सोचते हैं कि हमने अपना सब कुछ दे दिया, तब भी हमारे अंदर 60% ऊर्जा बाकी होती है। कैंट हर्ट मी बुक बाय डेविड गॉगिन्स में इस 40% के नियम को साबित करने वाली एक घटना है। हाँ, वो रेस वाली घटना जो किसी भी इंसान के होश उड़ा सकती है। उनकी पहली 100 मील यानी लगभग 160 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन रेस का किस्सा। वो रेस सैन डिएगो 1D थी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने उस रेस के लिए कोई खास ट्रेनिंग नहीं की थी। बिल्कुल नहीं की थी। उन्हें बस नेवी सील फाउंडेशन के लिए पैसे जुटाने थे। और वो रेस किसी बुरे सपने से कम नहीं थी दोस्तों। सच में। लगभग 112 किलोमीटर दौड़ने के बाद उनका शरीर पूरी तरह से जवाब दे गया था। वो एक फोल्डिंग कुर्सी पर बैठ गए थे। उनके पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो चुके थे, जूतों के अंदर खून भरा हुआ था क्योंकि छालों की चमड़ी पूरी तरह उधड़ चुकी थी। यहाँ तक कि उनकी किडनी फेल होने की कगार पर थी और उन्हें यूरिन की जगह खून आ रहा था। सोचिए, उनका दिमाग चीख चीख कर कह रहा होगा कि अगर एक कदम और चले तो मारे जाओगे। उनकी पत्नी जो वहाँ थी, वो भी डरी हुई थी कि ये इंसान अब नहीं बचेगा। ये वही पल है जहाँ 99.9% लोग हार मान लेते हैं। और तार्किक रूप से देखें तो हार मान भी लेनी चाहिए। बिल्कुल, यही उनका 40% का बैरियर था। उनके दिमाग का गवर्नर पूरी ताकत से ब्रेक लगा रहा था। लेकिन डेविड को यह साबित करना था कि उस 40% की दीवार के पीछे जो 60% का रिजर्व खजाना है, उसे कैसे अनलॉक किया जाए। उन्होंने अपने दिमाग की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि उनके पैरों पर डक्ट टेप लपेट दे। वो भयानक दर्द के बीच वापस खड़े हुए और उन्होंने रेस में वापसी की। उन्होंने बाकी के 30 मील दौड़कर वो रेस पूरी भी की। ये मेडिकल साइंस के लिए भी एक बहुत बड़ा अचंभा था। सुनने में ये लगभग असंभव लगता है। मतलब जब शरीर पूरी तरह टूट चुका हो, हड्डियां चटक रही हो, तो कोई इंसान मानसिक रूप से खुद को आगे धकेलने के लिए आखिर सोचता क्या है? हाँ, क्योंकि ऐसे वक्त में कोई भी मोटिवेशनल कोट या यूट्यूब वीडियो काम नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। और यहीं पर कांट हर्ट मी बुक बाय डेविड गॉगिन्स का एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक टूल सामने आता है, जिसे उन्होंने नाम दिया द कुकी जार। द कुकी जार। ये नाम बहुत ही मासूम सा लगता है ना? हाँ, लगता तो है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसके पीछे का मतलब इतना मासूम नहीं होगा। दरअसल इसके पीछे की कहानी थोड़ी भावुक है। अच्छा? बचपन में जब डेविड बहुत दुखी या परेशान होते थे, तो उनकी माँ उन्हें अपने कुकी जार से एक कुकी यानी बिस्किट निकाल कर देती थी। वो एक कुकी उन्हें पल भर के लिए सारी तकलीफों से दूर कर देती थी और खुशी का एहसास कराती थी। तो इसका उनके मानसिक टूल से क्या लेना देना है? बड़े होकर डेविड ने अपने दिमाग में एक काल्पनिक कुकी जार बना लिया। अच्छा। लेकिन इस जार में बिस्किट नहीं थे। तो क्या था? ये एक ऐसा मानसिक बैंक था जिसमें उनकी पुरानी जीत, उनके संघर्ष और उन सभी मुश्किलों की यादें जमा थीं जिन्हें उन्होंने पार किया था। तो मतलब जब वो 100 मील की रेस में कुर्सी पर बैठे दर्द से तड़प रहे थे, तब उन्होंने इसी मानसिक कुकी जार का इस्तेमाल किया। कैसे? जब आप शारीरिक रूप से टूट रहे होते हैं तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ दर्द पर होता है। हाँ, दिमाग बस उसी पर फोकस करता है। कुकी जार का काम है आपके दिमाग का फोकस उस दर्द से हटाकर आपकी पावर पर शिफ्ट करना। समझी।
डेविड ने उस कुर्सी पर बैठकर अपने कुकी जार में झांका। उन्होंने याद किया कि कैसे एक समय पर वो 126 किलो के थे और उन्होंने 3 महीने में 40 किलो से ज्यादा वजन कम किया था। बिल्कुल। उन्होंने याद किया कि कैसे बचपन में पढ़ने में दिक्कत होने के बावजूद उन्होंने मिलिट्री का टेस्ट पास करने के लिए एक ही किताब को दर्जनों बार अपनी कॉपी में लिखा था। ये बहुत ही गहरी बात है। ये कोई बाहरी प्रेरणा नहीं है। नहीं, ये आपकी अपनी असल जिंदगी की जीतों का संग्रह है। हाँ, और इसका भी एक वैज्ञानिक पहलू है। वो क्या है? जब आप अपनी पुरानी जीत को याद करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जो एक फील गुड केमिकल है। बिल्कुल। आपका दिमाग खुद से कहता है, मैंने पहले भी इन मुश्किलों को हराया है, मैं पहले भी इस नर्क से गुजरा हूं, तो मैं आज भी इसे हरा सकता हूं। हाँ, ये एक सेकंड में आपके सेल्फ डाउट यानी आत्मसंदेह को सेल्फ बिलीफ में बदल देता है। ये तो बहुत ही शानदार टूल है ना? लेकिन अपनी कमजोरियों और दर्द से लड़ना तो एक बात है, जिंदगी में कई बार हमारे सामने बाहरी दुश्मन भी होते हैं। बाहरी दुश्मन जैसे? ऐसे लोग जो हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, जो हमें फेल होते हुए देखना चाहते हैं। हाँ, आलोचक। तो कैंट हर्ट मी बुक बाय डेविड गॉगिन्स इस बाहरी विरोध से कैसे निपटती है? इसके लिए बुक में एक बहुत ही आक्रामक मानसिकता का जिक्र है। अच्छा, जिसे टेकिंग सोल्स कहा जाता है। टेकिंग सोल्स? हाँ। सुनने में ये थोड़ा डरावना या अहंकार से भरा लगता है। किसी की आत्मा लेने का क्या मतलब है? ये कोई अहंकार या घमंड नहीं है। तो फिर क्या है? टेकिंग सोल्स का सीधा सा मतलब है कि अपने आलोचकों, विरोधियों या उन लोगों के सामने जो आप पर शक करते हैं, इतनी भयंकर मेहनत करना कि उनका दिमाग चकरा जाए। मतलब उन्हें अपने काम से हरा देना। वो मानसिक रूप से आपके सामने हथियार डाल दें। जब कोई आपको नीचा दिखाए या आपको टॉर्चर करे तो उस पर गुस्सा करने या बहस करने के बजाय अपनी परफॉर्मेंस को इतने ऊंचे स्तर पर ले जाओ कि सामने वाला इंसान अंदर से टूट जाए। बिल्कुल। मुझे याद आ रहा है, बुक में इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। हाँ, हेलवीक वाला। हाँ, नेवी सील की उसी हेलवीक ट्रेनिंग के दौरान उनका एक बहुत ही क्रूर प्रशिक्षक था जिसे सब साइको पीट कहते थे। वो सच में साइको था। वो डेविड और उनकी टीम को तोड़ने के लिए उन्हें ठंडे पानी में टॉर्चर कर रहा था, उन्हें बुरी तरह थका रहा था और चाहता था कि वो लोग हार मानकर घंटी बजा दें, जो हार मानने का संकेत था। और उस वक्त डेविड ने क्या किया? उन्होंने टूटने के बजाय अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ला दी। हाँ, उन्होंने अपने साथियों से कहा कि वो और जोर से चिल्लाएं और भी ज्यादा जोश के साथ एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। जब प्रशिक्षक ने देखा कि जिस पानी में लोग ठंड से कांपकर रो रहे हैं, वहाँ डेविड मुस्कुरा रहे हैं और ज्यादा सजा मांग रहे हैं, तब वो प्रशिक्षक अंदर से हिल गया। बिल्कुल। डेविड ने उस प्रशिक्षक की सोल यानी आत्मा ले ली थी। उन्होंने बिना कुछ कहे ये दिखा दिया था कि तुम मुझे जितना भी दर्द दोगे, मैं उसे अपनी ताकत बना लूंगा। ये एक तरह का मानसिक युद्ध है। जब बाहरी दुनिया आपको चोट पहुंचाना चाहती है तो आप उस दर्द पर मुस्कुरा देते हैं। सही कहा। लेकिन हर बार जीत नहीं मिलती ने। डेविड भी कई बार फेल हुए हैं। इंसान है, फेल तो होगा ही। जब इंसान अपना 100% देता है और फिर भी फेल हो जाता है तो उस निराशा से कैसे उबरा जाए? असफलता को देखने का नजरिया ही सब कुछ तय करता है। हाँ? इसके लिए कैंट हर्ट मी बुक बाय डेविड गॉगिन्स हमें आफ्टर एक्शन रिपोर्ट का सिद्धांत देती है। आफ्टर एक्शन रिपोर्ट? ये मिलिट्री का कोई टर्म है क्या? हाँ, मिलिट्री में जब कोई मिशन खत्म होता है, चाहे वो सफल हो या असफल, उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट बनती है कि क्या सही हुआ और क्या गलत। तो इसे निजी जिंदगी में कैसे लागू करें? जब डेविड ने 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुलअप्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की तो वो पहली बार में फेल हो गए। मैंने पढ़ा था उनके हाथों की त्वचा फट गई थी। वो दूसरी बार भी फेल हुए, लेकिन वो निराश होकर बैठे नहीं रहे। तो उन्होंने अपनी असफलता की रिपोर्ट कैसे बनाई? उन्होंने कागज लिया और बिना किसी भावना के बहुत ही क्रूर ईमानदारी के साथ लिखा कि क्या क्या गलत हुआ। मतलब कोई बहाना नहीं? कोई बहाना नहीं। क्या न्यूट्रिशन में कमी थी? क्या गद्देदार ग्लव्स ना पहनना गलती थी? क्या ट्रेनिंग का तरीका गलत था? उन्होंने अपनी हर एक गलती मानी। कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेला कि किस्मत खराब थी या हवा तेज चल रही थी। उन्होंने रिपोर्ट बनाई, सुधार किया और तीसरी बार में 17 घंटे में 4030 पुलअप्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपनी गलती को स्वीकार करो, उसे सुधारो और अगली बार बेहतर बनकर उतरो। यही इसका सार है। दोस्तों, इसी के साथ हम इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। आज की चर्चा सच में बहुत प्रेरक रही। बिल्कुल। आज हमने कांट हर्ट मी बुक बाय डेविड गॉगिन्स से सीखा कि कैसे अकाउंटेबिलिटी मिरर से खुद से सच बोलना है, कैसे अपने दिमाग को कैलेस करना है, 40% के नियम को तोड़ना है और अपने कुकी जार से ताकत निकालनी है।
ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक जीवन जीने का तरीका है। एकदम सही। ये सब एक ऐसी मानसिकता की ओर ले जाता है जिसे हम व्हाट इफ या क्या हो अगर की मानसिकता कह सकते हैं। क्या हो अगर? हाँ, जब भी डेविड का दिमाग उनसे कहता था कि ये नामुमकिन है, तो वो खुद से पूछते थे, क्या हो अगर मैं कर लूं? क्या हो अगर मैं दुनिया का सबसे टफ इंसान बन जाऊं? हमें भी अपने जीवन में खुद से यही पूछना चाहिए कि क्या हो अगर हम अपनी सारी सीमाओं को पार कर लें। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक नया सवाल श्रोताओं के मन में छोड़ना चाहती हूँ। वो क्या? हमने ये तो सीख लिया कि दर्द सहकर अपने दिमाग को कैसे मजबूत और कैलस बनाया जा सकता है। लेकिन जरा सोचिए, जब आप अपने दिमाग को इतना सख्त बना लेते हैं कि कोई भी दर्द आपको छू न सके, तो क्या आप बाकी दुनिया की सामान्य भावनाओं से कट नहीं जाते? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। क्या अजय बनने की, एक मशीन की तरह अनस्टॉपेबल बनने की इस कीमत में हमारी वो कोमलता और सहानुभूति भी दांव पर लग जाती है जो हमें इंसान बनाती है? सोचने वाली बात है। क्या दुनिया का सबसे टफ इंसान होना आपको अपनों से दूर कर देता है? इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत ही गहरा सवाल है ये। और हाँ, YouTube चैनल द ग्रेट बुक पॉडकास्ट शो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे और वीडियो के लिए जुड़े रहें। और आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।